तो मैं 67 में जीता, 71 में जीता, फिर 77 में इमरजेंसी के बाद जब सब हार गए, इंदिरा गांधी सब हार गए, उस वक्त भी मैं जीता। और 80 में जब इंदिरा जी और शेख अब्दुल्ला एक तरफ थे, मैं एक तरफ था, फिर भी मैं जीता। इसलिए जम्मू कश्मीर और भारतवर्ष के बीच में एक सेतु के रूप में 370 लाया गया। सर बट आपको लगता है कि जम्मू की कल्चर और पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस वो नहीं हुई और कहीं ना कहीं सक्सेसिव गवर्नमेंट ने जम्मू को इग्नोर किया है? पहले जब रेलवे जाने लगी थी तो डीपी सर ने कहा इसको सीधी पठानकोट से उधमपुर ले जाओ। मैंने कहा नहीं हो सकता, हालांकि मैं उधमपुर का एमपी था। मैंने कहा नहीं, जम्मू हमारी राजधानी है, जम्मू से चाहिए तब जाएगी आगे। उधमपुर वालों ने मेरा बहुत साथ दिया, लेकिन गलती से मैंने अपनी जीती हुई सीट छोड़ के उसके बाद जम्मू आ गया। तो नेहरू जी वॉज वेरी अलाइंड विद शेख अब्दुल्ला। तो ये आपको कभी उनसे कंप्लेन रही इस चीज को लेके? मुझे भी बहुत चाहते थे, पर उनको तो राजनीतिक दृष्टिकोण से चाहते थे, मुझे व्यक्तिगत रूप से चाहते थे। लेकिन बाद में एक टाइम ऐसा आया जब शेख अब्दुल्ला जी ने एक एंटी इंडिया रैंट स्टार्ट किया। नए महात्मा बलहीनेन लभे, ये एक संस्कृत श्लोक है जिसका मतलब है सेल्फ कैनॉट बी अटेन्ड बाय द वीक। और अगर हम इसको हिंदी में समझने की कोशिश करें तो एक ऐसा व्यक्तित्व जो कि बहुत ही दृढ़ हो और दृढ़ संकल्प वाला हो। और आज हमारे साथ एक ऐसे पर्सनालिटी हैं जो इसको पूरा जस्टिफाई करते हैं। ही इज एन ऑथर, पोएट, स्कॉलर, डिप्लोमैट, a tall political leader, and above all a statesman. He is also a heir of the great Dogra dynasty. So let me welcome the great Dr. Karan Singh. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आज हम लोग हिस्ट्री पे तो बात करेंगे, जे.एन.के पॉलिटिकल हिस्ट्री पे, बट उससे पहले मैं उस हिस्ट्री के पीछे छुपे हुए एक ह्यूमन इमोशन को ज़रूर जानना चाहूँगा। और वही मेरा पहला सवाल है कि आपकी सबसे चेरिश्ड मेमोरी द ग्रेट महाराजा हरी सिंह जी की क्या है एज अ फादर एंड अ सन रिलेशनशिप? बापूजी की मेमोरीज तो बहुत है मेरे पास, लेकिन ज़्यादा मेरे पर असर माँ जी का पड़ा है, जी क्योंकि वो गांव की थी, महाराजी महारानी नहीं थी, जी राजकुमारी नहीं थी। उन्होंने मुझे सिखाया गांव से आके कि सब लोगों से कैसे मिलना, कैसी बात करनी, किस प्रकार से लोगों को पूछना उनके परिवारों के बारे में। पिताजी जो थे वो तो महाराजा थे ना, उनसे थोड़ा सा भय भी लगता था। जितना खुल के बात माँ जी से कर सकता था उतनी बात मैं उनसे नहीं कर सकता था। लेकिन वो बहुत चाहते थे मुझे, गाना सिखवाते थे, पक्का गाना। पंडित उमानाथ शर्मा, जो शिव कुमार जी के पिता, जी हमारे जी जी पुजारी थे ना शिवनाथ जी मंदिर के, जी 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 वो मुझे गाना सिखाने आते थे। तो वो अपने सामने बैठा के रियाज करवाते थे पिताजी, जी। कि ठीक गा रहा हूँ कि नहीं गा रहा हूँ। हम्म। सर बहुत ही छोटी एज में, आई थिंक 14 साल की एज में महाराज जी को, तो ही लॉस्ट हिज फादर और उनको मयो कॉलेज भेजा गया ब्रिटिशर्स की सुपरविजन में। बट एक चीज़ हम ज़रूर पढ़ते हैं कि उनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग थी और ही वॉज नेवर अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ एनीवन। तो और इस कारण उनका रिस्पेक्ट भी थ्रू आउट द स्टेट बहुत ज़्यादा होती थी। तो जब एक्सेशन ट्रीटी साइन होनी थी तो उनके दिमाग में थोड़ा सा डिलेमा था कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उस बारे में कभी घर पे बात हुई या माता जी से कुछ नहीं, बात? बात कभी नहीं हुई, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उन्होंने हस्ताक्षर किए, उसके साथ उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को एक पत्र भी लिखा है। जी लोग उस पत्र का कभी जिक्र नहीं करते, अजीब बात है। एक्सेशन की बात करते हैं, जी लेकिन जो पत्र साथ लिखा है उसको पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि वो क्यों सोच रहे थे और क्यों उसमें थोड़ी सी देर लग गई। जी। अब अगर उसका हम समझना चाहें तो उसमें कुछ मेन पॉइंट्स क्या थे? उसमें मेन पॉइंट यही थे कि मैं सोच रहा था कि भाई किस तरफ जाऊं, जी या ये बेहतर होता अगर मैं आज़ाद खड़ा हो जाता, दोनों के साथ अच्छे संबंध रखते हुए। जी जी। 3 विकल्प का जिक्र उन्होंने किया है उसमें, हम्म। लेकिन स्पष्ट है कि अगर स्वतंत्र रह पाते तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगना था। जी लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी थी वहाँ, वो व्यवहारिक नहीं था बिल्कुल। उनका स्वतंत्र रहना। हम्म, देखिए, स्वतंत्र हो ही गए ना हम, बिल्कुल।
तो इतनी देर में पाकिस्तान ने हमला कर दिया। 15 अगस्त को तो स्वतंत्र हो गए थे हम, बिल्कुल। अंग्रेज चले गए थे, हस्ताक्षर हमने कहीं किया नहीं था पिताजी ने, तो वो स्वतंत्र हो गए तो उसके अंदर 2 महीने के अंदर क्या हालत हो गई, करीब करीब श्रीनगर तक पहुंच गए थे हमलावर। जी। इसलिए स्पष्ट था कि वो बात चल नहीं सकती थी। बट उनके दिमाग में ये तो आया होगा कि जो उनको डाउट था, और वही 2 साल के अंदर अंदर जो भी सर्कमस्टांसेस बने उस हिसाब से उनको स्टेट छोड़नी पड़ी। तो वो एक पर्सनालिटी में उनके ये रहा ये कि नेहरू जी ने ये गलत किया। अब जाहिर है जी। बुरा तो लगा होगा उनको। जब सरदार पटेल ने बुलाया हमें, अप्रैल की बात है 1950 की, जी। तो बुलाया, मैं भी आया, तो फिर पिताजी और माताजी को डिनर पे ले गए अंदर, और वहाँ उनको उन्होंने कहा कि महाराज साहब आगे अगर 2-4 महीनों के लिए आप बाहर रह जाएं, लेकिन वो 2-4 महीने फिर एक दफ़ा गए तो गए, केवल उनकी अस्थियां वापस लाया मैं। जी। बट वो उसके बाद वो खुद नहीं जाना चाहते थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसे बनने ही नहीं दिया? नहीं, उसके बाद कोई बात आने की हुई नहीं, जहाँ तक मैं जानता हूँ। आप पे सर आते हैं अब 18 साल की उम्र, वेरी टेंडर एज अगेन। बताइए। और आपको रीजेंट अपॉइंट किया गया। जी हाँ, पिताजी ने अपॉइंट किया। जी। और जब वो गए जी। रियासत छोड़ के, उस समय यही हुआ था तय सरदार के साथ कि भाई हम अपने बेटे को रिजेंट बना जाएंगे। जी। आप मेंटली प्रिपेयर्ड थे सर उसके जी, लिए? और मैं तो प्रिपेयर था। वो टाइम जब उस एज में बच्चे कॉलेज का और घूमने फिरने का सोच रहे जी होते हैं। हाँ, देखिए हमारी तो जिम्मेदारियाँ आ गई, हमने निभाया डट के भगवान की दया से। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सर, शेख अब्दुल्ला जी महाराजा हरी सिंह जी को नहीं चाहते थे, वो समझ में आता है, बट ही वॉज कंफर्टेबल विद यू। वॉज दैट अब बिकॉज ऑफ मुझे एज? सोचते थे ये हार्मलेस है, बच्चा है। लड़का है, ये क्या करेगा। बिल्कुल। ये नहीं पता था कि मैंने ही हस्ताक्षर करने हैं करने उनके डिसमिसल के। जी। उन्हें सोचा होगा ये 18 साल का लड़का, इससे कोई हमें विरोध नहीं है, कोई भय नहीं है। जी। 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 बट इस चीज़ से क्या कहीं पे आपके रिलेशनशिप आपके फादर से थोड़े डिफर किए, ऐसा कुछ हुआ? थोड़े से हम्म, थोड़े से डिफर किए, इस पे नहीं किए, रीजेंसी पे नहीं किए। जी। रीजेंसी पे तो उनकी वजह से मैं बढ़ा। जी। बाद में शेख अब्दुल्ला ने एक बड़ा तमाशा किया कि हमने मोनर्की को अबॉलिश कर दिया, जी। जो सारी उम्र एंटी डोगरा उन्होंने बिल्कुल। प्रचार किया था कि हम अपने उस पर कामयाब हो गए। उसकी उन्होंने बड़ी खुशियाँ मनाई। और फिर कंस्टिट्यूंट असेंबली की बात हुई। कंस्टिट्यूंट असेंबली जब बनी तो उन्होंने संविधान बनाना था नया। तो शेख अब्दुल्ला ने कहा सबसे पहले हेड ऑफ स्टेट का फैसला करो। तो उन्होंने उस वक्त क्या हुआ कि हेड ऑफ स्टेट का एक सदर रियासत उन्होंने एक जी। पद्धति बनाई हुई थी, जी। जो एमएलए चुन के बनाएंगे अपना हेड ऑफ स्टेट, और फिर रिकॉग्नाइज प्रेसिडेंट करेंगे। लेकिन चुने हुए होंगे, फर्क यह है कि एंसेस्ट्री के बगैर चुने हुए जो हेड हो वो बनेंगे। तो उस समय सदर रियासत की जब बात चली तो उन्होंने मुझे ऑफर किया सदर रियासत। अब उस वक्त एक बहुत दुविधा थी, क्योंकि पिताजी तो बाहर चले गए थे, और वो शायद चाहते थे कि मैं भी बाहर चला जाऊं। लेकिन मैंने कहा कि भाई दो बातें, एक तो अगर मैं बाहर चला गया तो हमारा परिवार हमेशा के लिए यहाँ से समाप्त हो जाएगा, हमारे मंदिर, हमारे घर, हमारे सारा कुछ नामो निशान मिटा देंगे वो। दूसरी बात, मुझे भी शौक था कि मैं एक नए भारत में कुछ योगदान दूं। जी। मैं भी तो यंग आदमी था ना, 19 साल का था वो, तो मुझे भी 21 साल का था उस वक्त। मैं भी चाहता था कि नया भारत जो बन रहा है, जिसके बारे में पंडित जवाहरलाल जी बोला करते थे, ये एक्साइटिंग एडवेंचर ऑफ बिल्डिंग अ न्यू इंडिया। राइट। तो पंडित जी से मैं बहुत प्रभावित रहा। एक तो उनकी किताबें पढ़ता रहा दून स्कूल में,
और फिर जब वो मिले मैं उनके व्यक्तित्व से और उनकी विचारधारा से बहुत प्रभावित रहा। तो प्रश्न ये उठता था कि उनकी बात मानना है कि पिताजी की बात। बड़ा कठिन था, बड़ी कठिन दुविधा थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने अब डेमोक्रेसी चुन ही ली है, अब मैं डेमोक्रेसी में ही रहूँगा। अब मैं फ्यूडल परिस्थिति में नहीं जाऊँगा, क्योंकि फ्यूडलिज्म यूं भी समाप्त होती जा रही है। तो नया भारत आगे पड़ा हुआ, तो मैं क्यों नहीं वहाँ अपना योगदान दूँ। बट जब आप जम्मू वापस आए और आप एयरपोर्ट पे लैंड किए, तो हम जैसे हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जम्मू के जो आपके अपने लोग थे, मैंने ही लिखा हुआ था, बहुत काले झंडे दिखे। हवाई जहाज के अड्डे से लेकर और पैलेस तक। और कहीं वो भी हाँ, उनका दिल दुखा था इस चीज से। दिल थोड़ा बहुत दुखा तो था, दुख जी। होना था। लेकिन फिर जब शेख अब्दुल्ला को डिसमिस करने के बाद मैं आया जी। तब लोगों ने कहा आपने बड़ा अच्छा किया। तो मैंने कहा वो काले झंडे निकालो ना, अब कहाँ रखे हैं वो। अब वो काले झंडे कहाँ आप लोगों ने रखे हैं, उस वक्त जो आपने मुझे दिखाए थे, अब क्यों कह रहे हो कि अच्छा किया। जम्मू वालों को हमेशा कुछ देर के बाद पूरी बात समझ में आती है, क्षमा करें। जी। बट क्या आप जम्मू वालों का वो ट्रस्ट जीत पाए थे जैसे आपके पिताजी ने? अब देखिए, पिताजी तो महाराजा थे, उनकी परिस्थिति अलग थी। मैं 4 बार इलेक्शन जीता उधमपुर से तो उनका लोगों का होगा ही होगा। 4 बार इलेक्शन जीता, कोई आसान नहीं था। बिल्कुल। एक तो मैं 67 में जीता, फिर 71 में जीता, फिर 77 में इमरजेंसी के बाद जब सब हार गए, इंदिरा गांधी सब हार गई, उस वक्त भी मैं जीता। और 80 में जब इंदिरा जी और शेख अब्दुल्ला एक तरफ थे, देवीदास ठाकुर जी को खड़ा किया था उन्होंने, मैं एक तरफ था, फिर भी मैं जीता। उधमपुर वालों ने मेरा बहुत साथ दिया, लेकिन गलती से मैंने अपनी जीती हुई सीट छोड़ के उसके बाद जम्मू आ गया। क्योंकि जम्मू ने लोगों ने कहा जी देखिए आप पहाड़ों में घूमते रहते हैं, आप यहाँ आइए, आपके घर है, आपके मंदिर है। मैंने वो सीट छोड़ के जम्मू आया, पहली बार जम्मू में हार गया। ये तो कौन से जम्मू साल वालों में था? की ये तो ये कृपा रही ये कौन से साल में था सर, है। जब आप जम्मू से हारे थे? हाँ नहीं, कोई कांग्रेस वो एस के यू के क्या थी, कांग्रेस टूट गई थी ना उस समय। जी 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 जी। इंदिरा जी वाली कांग्रेस नहीं थी, दूसरी थी। और इंदिरा जी की हत्या हो गई थी, तो बहुत सिंपैथी वेव थी उनके हक में। जम्मू की कुछ फॉन्ड मेमोरीज था, कोई ऐसी जगह कुछ जो जम्मू आपको? तो अपने घर, हमारे वहाँ तो फॉन्ड है मेमोरीज। हरी निवास में रहा, एक कर्ण निवास था छोटा, जो रणबीर महर के साथ गेस्ट हाउस है छोटा सा जी। वहाँ हम रहे गार्डियंस के साथ। फिर हरी निवास में रहे, माँ जी रहते थे अमर महल में, ये जिसकी पेंटिंग ऊपर है यहाँ। जी। और वहाँ संग्रहालय बना रखा है मेरी 25,000 किताबें हैं मेरी वहाँ पंडित जी। मैंने ना घोड़े खरीदे, ना मैंने गहने खरीदे, मैंने किताबें खरीदी। कोई मैसेज सर जो आप अपने डोगरा कम्युनिटी को, जम्मू को देना चाहेंगे डोगरी में? डोगरी में यही कहूँगा कि जम्मू वाले इकट्ठा रहना चाहिए। एक दूए दी जी जंगा खिंचते ना जी, ये बुरी आदत है साढ़े डोगरे दी। ये देखो जी कि'यां निकली है, बड़ा बुढ़ाल बनी जाएगा। ये एक दूए दे कन्नै खार खंदे ना जेह्ड़े, बाकी कौमां नहीं इन्नियां खंदियां। कश्मीर देखो एक दूए दी मदद करदे, साढ़े आह्ले नहीं। मैसेज ऑफ यूनिटी। सर बट आपको लगता है कि जम्मू की कल्चर और पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस वो नहीं हुई, और कहीं ना कहीं सक्सेसिव गवर्नमेंट ने जम्मू को इग्नोर किया है? जेएनके की बात करें क्योंकि कश्मीरी गवर्नमेंट्स बनी ना, कश्मीरी लेड गवर्नमेंट्स बनी जी। हालांकि जम्मू में भी तरक्की हुई, ऐसी बात नहीं है। बख्शी गुलाम मोहम्मद 10 साल रहे, उनने भी काफ़ी तरक्याती काम किए जम्मू में। लेकिन बेसिकली पॉलिटिकल पावर जो थी वो कश्मीर में आई, क्योंकि डेमोग्राफी भी उनकी थी और पॉलिटिक्स भी वही था। मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी जो इंडिया के साथ जा रही थी, तो मुसलमानों को तो साथ रखना जरूरी था। इसलिए ज़्यादा महत्व जो है दिल्ली ने भी कश्मीर को दिया। वो तो मैं क्योंकि थोड़ा सा आ गया मैदान में, तब को हम जम्मू की तरफ कुछ करवा सके। मैंने कमीशन बनवाई, गजेंद्र गढ़कर कमीशन बनाई, सीकरी कमीशन बनवाई, रीजनल डिस्पैरिटीज़ की बात मैंने की। और मुझे याद है कि पहले जब
रेलवे जाने लगी थी, तो डीपी सर ने कहा इसको सीधी पठानकोट से उधमपुर ले जाओ। मैंने कहा नहीं हो सकता, हालांकि मैं उधमपुर का एमपी था। मैंने कहा नहीं, जम्मू हमारी राजधानी है, जम्मू से जाएगी तब जाएगी आगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जम्मू में पॉलिटिकल पावर कम रही है। हम जम्मू का सीएम कभी देख सकते हैं सर, डोगरा कम्युनिटी से? इस रियाज में तो मुझे लगता है क्योंकि अगर अब एनसी 29 की 29 सीटें जीत गई बीच तब बीजेपी, इस भी बार तो क्यों नहीं बनाती? बनाए ना, बनाए। मोदी जी कृपा करते हैं बहुत, अमित शाह जी कृपा करते हैं, बनाए किसी दोगरे को नहीं। और डेमोग्राफी तो कश्मीर ही रहेगी। सर आर्टिकल 370 की बात करें, हाँ। उसके पीछे का जो इंटेंट था जब महाराजा जी ने ये प्रपोज किया था, वो क्या था? देखिए ये बहुत लंबा किस्सा है। जी। उसका ये था कि पिताजी ने, नहीं, दो बातें थी। 370 की एक बात है, और वो जो 356 राइट। आर्टिकल है वो अलग है। जी। ये दो अलग अलग चीज़ें। 370 तो इसलिए ज़रूरी था पवन जी कि इंडिया और जम्मू कश्मीर के साथ क्या संबंध था। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अभी तक काम कर रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं था। जब हमारा इलाहा हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, बन रहा था। जी। इसलिए जम्मू कश्मीर और भारतवर्ष के बीच में एक सेतु के रूप में 370 लाया गया, टेम्पररी प्रोविजन इसलिए रखा गया कि जब हालात मामूल पे होंगे तो फिर हम ऐसे कर लेंगे। तो वो तो 370 की बात है। 356 का जो है, पिताजी ने दो काम किए 1929 में। एक तो उन्होंने कहा कि बाहर वाला कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता, इसलिए कहा कि कश्मीरी गरीब थे, पंजाबियों के पास सब पैसा था, अगर खुला होता तो वो सब खरीद लेते, हम सब बेरोजगार हो। आज आपको कोई बेरोजगार कश्मीर में नहीं मिलेगा, बिहार से लानी पड़ती है लेबर, न जम्मू से मिलेगा न कश्मीर से मिलेगा। सही बात। पहली बात उन्होंने की, बड़ी बात। दूसरी उन्होंने बात कही कि भाई नौकरियां जम्मू कश्मीर वालों को ही मिलेंगी। क्यों? जम्मू कश्मीर वाले तो पढ़े हुए नहीं थे, बंगाली बहुत पढ़े हुए थे। तो अगर नहीं करते तो ज़मीन सारी पंजाबी ले लेते, नौकरियां सब बंगाली ले लेते, तो वो जम्मू कश्मीर के लोग कहाँ जाते? तो अपने लोगों की रक्षा के लिए उन्होंने ये काम किया, जिसको 356 में फिर लाया गया, इसलिए कि वो डिस्क्रिमिनेशन है। उन्होंने कहा डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से वो लाया गया। ये है इसकी पृष्ठभूमि। बट कहीं वो उनका एक फेयर इंटेंशन था, बट बाद में कश्मीरी लीडरशिप ने उसको मिसयूज करना स्टार्ट किया, ऐसा लगता है आपको? बात नहीं, मिसयूज क्या किया, जब था परिस्थिति तो वो यूज कर रहे थे। और अब उसका रिमूवल ये टाइम के लिए सही स्टेप था? हाँ देखिए, समय समय पे बदलता रहता है। पिताजी का राज भी मैंने देखा जी। शेख अब्दुल्ला का राज भी उनसे भी भयंकर था, वो भी देखा मैंने। जी। और फिर ये सारे हालात देखे मेरे सामने, तो सब बने। बिल्कुल। अब हालात जो बदल गए थे तो ठीक है, अब होना ही था ये। हम शेख अब्दुल्ला जी की पॉलिटिक्स पे अगर आएं, और जो कश्मीर क्विट कश्मीर मूवमेंट उन्होंने महाराजा जी के अगेंस्ट स्टार्ट की थी, कहीं पे वो इंटेलिजेंस फेलियर था? बिकॉज पता नहीं चला जिस हिसाब से शेख अब्दुल्ला का। नहीं, अब इंटेलिजेंस का मैं कैसे, इंटेलिजेंस फेलियर तो ये था कि जब हमलावर महुआ तक पहुंच गए थे, हम दरबार में बैठे थे। 47 में जब बिजली गई तो मोहरा तक पहुंच गए थे, हमें यहाँ तक पता नहीं था। पता नहीं क्या इंटेलिजेंस सर्विस थी उस समय, अगर होगी तो बहुत वीक थी। बट अब जिस हिसाब का ये पूरा हुआ, तो नेहरू जी वाज वेरी अलाइंड विद शेख अब्दुल्ला, तो ये आपको कभी उनसे कंप्लेन रही इस चीज को लेके कि ही नहीं, ट्रस्टेड? मुझे भी बहुत चाहते थे पंडित जी। शेख अब्दुल्ला को तो चाहते थे, क्योंकि वो तो स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस बनी थी ना, जो जी। स्टेट्स में जो कांग्रेस की काउंटर पार्ट थे, उसके वो अध्यक्ष रहे शेख अब्दुल्ला। और कई वर्षों तक वो जवाहरलाल जी के साथ उनका संपर्क रहा, संबंध रहा। तो उनको तो राजनीतिक दृष्टिकोण से चाहते थे, मुझे व्यक्तिगत रूप से चाहते थे। लेकिन बाद में एक टाइम ऐसा आया जब शेख अब्दुल्ला जी ने एक एंटी इंडिया रैंट स्टार्ट किया,
तभी तो मैंने फिर डिसमिस क्यों किया फिर। आपने तो तब क्या नेहरू जी को पर्सनली बुरा लगा होगा बिकॉज बहुत ही बहुत दुखी थे, बहुत इस बात का उनको धक्का लगा कि क्योंकि उन्होंने बड़ी कोशिश की, रफ़ी अहमद की दुआई को भेजा पहले, मौलाना आज़ाद तक आए, इतने बड़े काबिल आदमी, इतने सीनियर आदमी, उनको भेजा, उनको भी इन्होंने, तो पंडित जी बड़े हैरान थे कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं। उनके बाद ही इमीडिएटली बाद बख्शी गुलाम मोहम्मद आए थे उसी शेरू? दिन रात को जी, उसी दिन रात खबर तो चाहिए थी हमें, चाहिए थे। तो रात के 1 बजे हमने उनको बुला के वहाँ स्वेरिंग इन किया। एंड हाउ वाज ही एज अ पर्सन बख्शी गुलाम मोहम्मद? बख्शी गुलाम वो तो दूसरी तरीके के आदमी थे, ऑर्गेनाइजर थे, करप्शन बहुत थी, वो सारे वो उनके भाई वगैरह, करप्शन बहुत थी, लेकिन उन्होंने किया, 10 साल किया उन्होंने पूरा। 53 में शेख अब्दुल्ला डिसमिस हुए और 63 तक वो रहे। कामराज प्लान में उन्होंने इस्तीफा दिया, हालांकि वो कुछ ज़रूरी नहीं था उनको देना, उन्होंने दे दिया। उसके बाद फिर सारे शमसुद्दीन बने, फिर सादिक साहब बने, फिर कासिम साहब बने, तो वो सारे हालात बदलते रहे। और शेख अब्दुल्ला के बारे में एक बात कहनी पड़ेगी, देखिए हमारे विरोधी थे वो जी, लेकिन उस किस्म का लीडर कश्मीरियों को कभी नहीं मिलेगा। उन्होंने कश्मीरी की जो एक मजलूम जैसी कौम थी, जिसको कोई सब तिरस्कृत करते थे, उसको उठा के उन्होंने अपनी जगह दिलाई। ये उन्होंने बहुत बड़ा काम किया और बड़े वक्ता, बड़े प्रभावशाली थे वो, कश्मीरी में भी और उर्दू में भी जी। और यूँ भी 6.5 फुट थे और टोपी लगा के 7 फुट के लगते थे, शेर बड़े कश्मीर बोलते थे बड़े इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी थी, जी। मानना पड़ेगा। तब विरोधियों का भी की प्रशंसा करनी चाहिए जहाँ ज़रूरी हो। बिल्कुल। सर, अगर हम नेशनल लीडरशिप की बात करें, आपको लगता है कि जिस तरीके से कश्मीर इशू ओवरऑल हैंडल किया गया, वहाँ थोड़ा सा गैप था और अगर सरदार पटेल होते तो वो उसको अच्छे से देखिए वो सब लोग कहते तो हैं वही जी। बात, लेकिन एक बात आपको समझनी चाहिए कि हमारी रियासत आधी तो हम हाथ से निकल गई थी। इट जी। वॉज अ नॉर्मल सिचुएशन, राइट। जैसे नॉर्मल सिचुएशन थी, सब राज्यों ने किया, हैदराबाद ने नहीं किया तो अंत में हमें फौज भेजनी पड़ी। लेकिन यहाँ तो लड़ाई चल ही रही थी, 47 से ही लड़ाई चल रही थी, तो यहाँ के हालात बिल्कुल अलग थे। हाँ, एक बात मैं ज़रूर मानता हूँ कि यूनाइटेड नेशन में जाने की ख़ास ज़रूरत नहीं थी। मुझे लगता है माउंटबैटन ने पंडित जी को मजबूर किया कि जी आप अब नए नेता उभरे हैं पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड के, वही क्यों रेफर नहीं करना आप चाहता अपना उदाहरण ऐसे दिखाएं जी। कि देखिए हम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने हमला किया है, हम जाएंगे तो वो निकाल देंगे। और वहीं से ये ना प्लेबिसाइड का जान के स्टार्ट कि हुआ। एक बार गए वहाँ हम्म, तो धंस गए। आज तक भी उनके एजेंडा के ऊपर जम्मू कश्मीर लिखा हुआ, जी। वहाँ वो थोड़ा सा चूक गए। एक बार जब यूनाइटेड नेशन में चला गया तब तो फिर फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर आ ही गया साहब, तब तो होम मिनिस्ट्री की बात नहीं रही ना फिर। तो फॉरेन मिनिस्टर पंडित जी थे, होम मिनिस्टर सरदार थे, लेकिन सरदार भी बहुत प्रभावशाली थे और मुझे व्यक्तिगत उनका बहुत एहसान है ऐसा कि वो आए जम्मू, मैं व्हील चेयर में था, 16 साल की उम्र थी मेरी, 17। तो उनने पूछा पिताजी को ये क्यों व्हील चेयर में क्यों है, कहने लगे 6 महीने से हम इलाज कर रहे हैं, ठीक नहीं। उन्होंने कहा हमारा साहब अभी इनको अमेरिका भेजो, अभी अरेंज करो, नहीं तो सारी उम्र ये व्हील चेयर पर रहेगा। उनके कारण मुझे अमेरिका भेजा गया, ऑपरेशन वगैरह हुआ, उसके बाद मैं ठीक होकर गोल्फ भी खेला, टेनिस भी खेला, आज तक चल रहा हूँ भगवान की दया से। ये उनकी बड़ी कृपा रही। अगर वो नहीं भिजवाते ना तो वाकई में व्हील चेयर पर ही रहता सारी उम्र। फिर वो उन्होंने मुझे अपने वहाँ देहरादून भी बुलाया, गेस्ट रखा, रीजन बनने से पहले 15 दिन अपने पास रखा। मनी बहन उस समय उनकी देखभाल कर रही थी, बड़े अस्वस्थ थे, लेकिन शाम को बुला के बात करते थे। उन्होंने भी बड़ी कृपा की, पंडित जी ने भी बहुत की और सरदार ने भी बहुत की।
सर कश्मीर में वापस आए हम तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की पर्सनालिटी जम्मू कैसे कश्मीर देखते याद रखिए, कश्मीर नामक कोई राज्य नहीं है। हैं? मैं सिर्फ नरेंद्र कश्मीर जी की आप बात भी कर नहीं रहा नहीं हूँ नहीं, जी ये शॉर्ट हैंड ये जी कर, अगर डोगरा शॉर्ट हैंड करने लगे तो नहीं फिर सर कैसे बिल्कुल होता है? नहीं जो भी मुझे पूछता है कश्मीर में क्या है, मैं कहता हूँ कश्मीर नामक तो राज्य कोई नहीं नहीं है। है बिल्कुल राज्य जो हमारे पूर्वज महाराजा गुलाब सिंह जी ने बनाए, जिनकी तस्वीर यहाँ पीछे है पहले, बिल्कुल वो जम्मू कश्मीर राज्य था। और वो तो सर बल्चिस्तान और पूरा वो चलो निकल गया, हाँ, बल्तिस्तान गिलगित निकल गया, अक्साई चीन निकल गया, लद्दाख अलग है, जम्मू कश्मीर तो इकट्ठी है अभी। बिल्कुल कश्मीर नाम तो कोई राज्य है नहीं अभी। आप पूछ रहे थे जम्मू हाँ कश्मीर मैं के बारे में। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का आप वो उनका ठीक टेनर है, को मैं कैसे जानता हूँ उनको बचपन से, अच्छे बड़े मजेदार आदमी है वो, देखते रौनकी आदमी। जी वो हर रंग में ढलने वाले आदमी हैं हाँ, मैं वो बहुत पसंद करता हूँ उनको। वही मुझे वापस पॉलिटिक्स में लाए। जम्मू में जब मैं इलेक्शन हार गया तो मुझे इतना शौक हुआ कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ दी। 12 साल मैं बाहर रहा पॉलिटिक्स के। ये तो फारूक अब्दुल्ला मुझे फिर से वापस लाए राज्यसभा में। उनके बेटे उमर अब्दुल्ला आपके पास आते हैं एडवाइस के नहीं लिए आते नहीं हैं, वो मिलते हैं कभी कभी। एडवाइस तो खैर नहीं लेते हैं, हम्म, मिलते हैं। अच्छा, उसको उसको तो बिल्कुल ही बचपन से जानता हूँ। हम्म, फारूक साहब मेरे से शायद 3-4 साल छोटे हैं, और ये उम्र तो बिल्कुल हमारे बच्चों की उम्र का है। जी सर नेशनल पॉलिटिक्स की बात करें तो नेहरू जी और इंदिरा जी दोनों के साथ आपने काम किया दोनों तो दोनों की पर्सनालिटीज कैसे अलग थी अलग अलग थी ना। देखिए, इंदिरा जी एक तो महिला थी, और पंडित जी के मैं कैबिनेट में कभी नहीं था। मैं तो सदर रियासत था, मेरे पर बुला के ब्रेकफास्ट पे बैठते थे दूसरे। इंदिरा जी के तो मैं मंत्रिमंडल में रहा डायरेक्टली 10 साल, जी इसलिए उनके साथ तो दूसरे तरीके से एक कॉलीग के रूप में रहा। पंडित जी को तो गुरु के रूप में देखते थे, इंदिरा जी को कॉलीग, लीडर ऑफ द टीम के रूप में देखते थे। आप तब सिविल एविएशन मिनिस्टर थे पहले सिविल एविएशन एंड टूरिज्म, ओके और फिर दूसरी हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। तो इंदिरा जी को जैसे आयरन लेडी कहते थे क्या वो नहीं, वो गलत है जो वो कहते हैं जी वो किसी को बोलने नहीं देती थी, बिल्कुल गलत है। बल्कि वो इतना बोलने देती थी। मेरी एक पार्लियामेंट में जब हम बैठते थे, मेरी सीट उनके ऑपोजिट आती थी, तो मुझे कई बार कहना पड़ता था, इंदिरा जी आगे चले, बहुत हो गया। वो तो बंदी किसी को नहीं करते थे। तो ये जो एक समझदार कि भाई वो किसी को बोलने नहीं देती थी, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, शी वॉज अ स्ट्रॉन्ग लेडी, डेफिनेटली। पार्टी में, ऑर्गेनाइजेशन में शी वॉज अ स्ट्रॉन्ग लेडी। और क्या उस समय वो जरूरी भी था एक स्ट्रॉन्ग डिसाइसिव लीडर होना बांग्लादेश का जो सारा कांड राइट हुआ, जी दैट वाज हर फाइनेस्ट आवर। मैं सारे उनकी मंत्रिमंडल में था जब बांग्लादेश का ये सारा सिलसिला कैसे शुरू हुआ। सबसे पहले तो मेरा एक प्लेन हाईजैक हो गया था, अच्छा मैं एविएशन मिनिस्टर था, उसी से तो शुरू हुई सारी बातें। तो वो तो मैंने उनको देखा किस तरीके से उन्होंने चलाया। लोग आ रहे थे, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख। हम सोच रहे थे इंदिरा जी अब क्या करेंगे, कब चलेंगे। उन्होंने बिल्कुल ऐसा टाइमिंग किया। मानेक शॉ जनरल से, जी मानेक शॉ ने भी कहा, पहले सुना, उन्होंने कहा मैं नहीं जा सकता, इस सब तो दरिया सब जी भरे हुए हैं, बरसात के बाद मैं बताऊंगा जब मैं जाऊंगा तब मैं जा सकता हूँ। तो उसकी बात मान ली। फिर उन्होंने ऐसे मौके के ऊपर उन्होंने किया। महाभारत में तो 18 दिन लग गए हैं, ये तो 15 दिन में हमने लड़ाई जीती। इतनी बड़ी विजय कभी हुई नहीं भारतवर्ष की, और इंदिरा जी के नेतृत्व में। वो उनका फाइनेस्ट आवर था, जी और डार्केस्ट आवर था इमरजेंसी, मैं उसी पे आ रहा था उसमें भी मैं साथ ही था। बट आपको लगता है वो ब्लंडर था शायद जरूरत नहीं थी उसकी, इतने जाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उस वक्त फिर हालात ऐसे हो गए थे कि इन्होंने, दरअसल वो सारा सिलसिला जो शुरू हुआ ना इमरजेंसी का, वो जो यूपी के जज ने वो जो उनको हटा दिया ना, छोटी सी टेक्निकल बात पे, जी कि एमएल कपूर की चिट्ठी देर से मिली अक्सर को,
एक टेक्निकलिटी पर पीएम को अनसीट करवा दिया, बस वहीं से शुरू हो गई सारी बात। इनसिक्योर तो वो रहती थी, तब उन्होंने कहा, और ऑपोजिशन वालों ने मौका देखा, अब तो इसको निकाल दिया, अब इनको घेरो। तो फिर वो हालात ऐसे देश के बने, मुरारजी भाई ने भूख हड़ताल की और क्या क्या किया, लंबा किस्सा है। अंत में उन्होंने ये कर दिया। बट ये उनका पर्सनल डिसीजन था कि कोई एडवाइजर ने ये उनको? एडवाइज़र थे। जी। शुरू शुरू में तो एडवाइज़र उनके थे, एक तो जो लॉ मिनिस्टर थे गोखले, जी। और सिद्धार्थ शंकर रे, और देवकांत बरुआ, और ये ग्रुप था जो एडवाइज कर रहा था। लेकिन जब संजय आया और उन्होंने इन सबको निकाल दिया और फिर अपना ग्रुप ले आया वो। सर हम थोड़ा हटके अगर बात करें गवर्नेंस पे, और गवर्नेंस से रिलेटेड एक ये भी आता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना और उस समय रिजर्वेशंस का एक प्रोविज़न आया, तो वो टाइम बाउंड था। और आज अगर हम देखें आफ्टर ऑलमोस्ट 79 ईयर्स ऑल्सो अभी वो चल रहा है, वो तो और चलेगा, इट इज़ बीइंग यूज्ड एज पॉलिटिकल टूल। ये वो तो चलेगा ना, वो तो आप बंद नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए ना, जिन लोगों के लिए रिजर्वेशन की गई है, ये सदियों से मजलूम रहे हैं, सदियों से इनके ऊपर यानी जुल्म सितम ढाए जा रहे थे, इनको बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जा रहा था। वो तो करना ही था रिजर्वेशन का, चाहे उन्होंने टेम्पररी किया होगा अम्बेडकर जी ने, जी। लेकिन वो तो स्पष्ट लग रहा था, उसको तो आप कभी दूर नहीं कर सकते। बल्कि अब रिजर्वेशन बढ़ गई। मैं उसी पे आ रहा वो था। जो पहले तो सिर्फ केवल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की रिजर्वेशन थी, जी। अब ओबीसीज भी रिजर्वेड हो गए। वो भी कहा हम भी पीछे, वो जो कमीशन हुई थी। जी। तो अब इसका जिस हिसाब से बढ़ती जा रही है, इसका अंत तो हम कहीं देखते नहीं है। नहीं, अंत तो अब हो गया, रिजर्वेशन तो मुझे नहीं लगता और होगा। और जो रिजर्व करने वाले थे, करीब करीब रिजर्वेशन वो तो कास्ट हो ही गए सारे। अब ब्राह्मणों और राजपूतों के लिए तो रिजर्वेशन कोई करेगा नहीं। बट सर अगर हम विकसित भारत की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम मेरिट को कॉम्प्रोमाइज करके अब ये रिजर्वेशन की बड़ी बात करते हैं। पुरानी बहस है ये, कि मेरिट वर्सेस रिजर्वेशन। लेकिन मेरा तो विचार ये है, मैंने बहुत देखा, जी। रिजर्वेशन ज़रूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा भारतवर्ष। अब जैसे अगर ओबीसी। आपने करोड़ों भारतवर्ष के लोगों को इकट्ठा लेना है आगे, तो रिजर्वेशन तो कराना पड़ेगा। उसके अंदर मेरिट हो वो दूसरी बात है, जी। और वो क्रीमी लेयर वाला हो मैं- वो दूसरी बात है, जी। लेकिन रिजर्वेशन को आप नहीं छोड़ सकते। तो क्या क्रीमी लेयर एससी एसटी रिजर्वेशन में भी आना चाहिए? क्रीमी लेयर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, वो तो फिर वो डिजर्व, वो जो उनकी क्या कानून है क्या नहीं, मैं कह नहीं सकता। लेकिन वो तो रिजर्वेशन के अंदर ही है ना क्रीमी लेयर, उसको बाहर थोड़ी है। बट वो ओबीसी में आती है, एससी एसटी में क्रीमी लेयर एप्लीकेबल नहीं होती। जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर एप्लीकेबल होती है, एससी एसटी में नहीं होती। हाँ, पता है, जो भी होती है वो। अगर हम अभी की बात करें सर, तो यूजीसी बिल जो नया आया और उस पे बहुत बड़ा अप्रोर हुआ है। ये वो तो अन्यायपूर्ण लगा मुझे, वो जी। नहीं करना चाहिए था। वो तो बिल्कुल वन साइडेड वन हो गया साइडेड ना। हो गया। हाँ, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं, वो ज़्यादा वन साइडेड हो गया। क्योंकि उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अब उसको होल्ड किया है। होल्ड कर दिया। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कमाल की चीज़ है, उसमें चेक्स और बैलेंसेस है। जी। कोई अगर ऐसी चीज़ हो भी जाए तो सुप्रीम कोर्ट बीच में कर सकती है, या लोकसभा राज्यसभा बीच में अपना वो हस्तक्षेप कर सकती है। तो चेक्स एंड बैलेंसेस तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ही। सर हम अगर एजुकेशन और हेल्थ की बात करें, जी। आप चांसलर भी रहे हैं यूनिवर्सिटीज के कई यूनिवर्सिटीज़ के रहे रहा, हैं, और 15 साल बीएचयू का रहा, 5 साल जेएनयू का रहा, जी 18 साल जेएनके का रहा। बिल्कुल। तो आप जो स्टेट ऑफ एजुकेशन आज देखते हैं देश में, इम्प्रूवमेंट हुई है, इस बात को नकारा नहीं जा इम्प्रूवमेंट सकता। हुआ और विस्तार बहुत हुआ है जी। जी। विस्तार अगर आप देखें, संख्या यूनिवर्सिटीज़ की, मुझे पूरी आंकड़े याद नहीं है, लेकिन जब हम स्वतंत्र हुए तो कितने यूनिवर्सिटीज़ थे,
और अब कितने हो गए हैं, क्योंकि करोड़ों लोगों को हम लाए हैं अंदर यूनिवर्सिटी सिस्टम में, एजुकेशनल सिस्टम में। कई ऐसे कौमें थी जिनको एजुकेशन थी नहीं बिल्कुल, वो जो आप रिजर्वेशन वाले कह रहे थे जी, उनको कौन पढ़ाता, तो अंदर ही नहीं आने देते थे क्लासरूम के। आई थिंक सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव राजा कोई उस टाइम पर रहे तो महाराजा हरि सिंह जी पिताजी रहे, ने जिन्होंने टेम्पल्स में भी सब अलाउ मंदिर किया। खोल दिए पिताजी ने, कोई शक नहीं। और वो जबरी लड़कियों को जबरी शिक्षा की बात जो होती जी। थी कि मुसलमान लड़कियों को भी पढ़ाना पड़ेगा, हम्म, वैसे बड़े प्रगतिशील थे पिताजी, इसमें कोई जी। शक नहीं। बट सर अब एक तो ये रहा कि नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ बढ़ी है, बट अगर हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें, आज भी टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी वो नहीं शुरू आती में है। भी नहीं थी, लेकिन अगर आप देखें कि बाहर जाके कितना अच्छा कर रहे हैं हमारे लोग, वो तो सब अपने यहाँ की यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। हम्म, जितने हेड ऑफ बड़े बड़े, गूगल का हेड है, कोई राइट। किसी चीज़ का हेड है, कोई माइक्रोसॉफ्ट का हेड है, कहाँ पढ़े? पहले तो भारतवर्ष में ही पढ़े हैं ना। अगर इतनी हमारी एजुकेशन खराब होती तो वैसे कैसे चमकते बाहर जाके। तो ठीक है, यानी संभावना बेहतर होने की तो हमेशा रहेगी, जी। लेकिन यूनिवर्सिटी को हम, सिस्टम को हम ट्रैश करें, वो गलत है। आप करंट गवर्नमेंट को, मैं करंट गवर्नमेंट में आता हूँ, उनके काम को किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, मोदी जी में शक्ति तो बहुत है, इसमें कोई शक नहीं। यानी जवाहरलाल जी की बाद मैंने देखी, जवाहरलाल जी से लेके मोदी जी तक जितने प्रधानमंत्री हैं, सबको व्यक्तिगत रूप से मिला हूँ, व्यक्तिगत रूप से बात की है। तो एक तरीके से जवाहरलाल जी 3 बार जीते, ये भी 3 बार जीते हैं। वो भी हमेशा घूमते रहते थे सारे राज्य स्टेट्स में, ये भी घूमते रहते हैं। उनकी भी विदेश में बहुत इज्जत अफसाई होती थी, इनकी भी हो रही है। एक तो हालांकि आइडियोलॉजिकली बिल्कुल वो अलग है, अलग है। लेकिन जो उनका करियर देखा जाए तो कुछ पैरेलल्स भी हैं। और मैं ये मानता हूँ विनोद जी के हर एक प्रधानमंत्री ने अपनी ओर से भारतवर्ष को बनाने की, बेहतर बनाने की कोशिश की है। जी। चाहे वो 6 महीने रहे हों, चाहे वो 15 साल रहे हों। ये बहुत बड़ी बात है सर, इन स्पाइट ऑफ आप कांग्रेस से होते हुए अगर आप ये चीज़ हाँ, ये बोल रहे नहीं हैं। कह सकते। इस तरीके का पॉलिटिकल सिनेरियो अभी देखने को क्यों नहीं मिलता है सर, जिस हिसाब से अब यही मुश्किल, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज बड़ा दुर्भाग्य है। यूज होता देखिए है? ना, मैंने जब फेयरवेल स्पीच की, वो आप सुन लीजिए, मैंने सुनी सर। मेरी राज्यसभा में फेयरवेल स्पीच, उसमें मैंने यही कहा है, घट घट में तोरे साईं बसत है, कटु वचन मत बोल। ये जो भाषा हमारी कटु हो गई है ना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा है लोकसभा में, राज्यसभा में, कोई शोभा नहीं दे रहा है। आप अपनी बात डट के कहिए। मैं 40 वर्ष पार्लियामेंट में रहा, थोड़ा समय नहीं होता है विनोद जी, 40 वर्ष। कभी मेरे मुंह से कोई ऐसा शब्द नहीं निकला होगा जो अनुचित हो, मैं दावे से कह सकता हूँ। तो एक ढंग, बात करने का एक तरीका होता है। अब ठीक है, पार्टी की अपनी अपनी बात होती है। अब ये जो कमीज़ें फाड़ के कल इन्होंने प्रदर्शन किया, मैं तो इसका बहुत गलत समझता हूँ। ये कोई तरीका नहीं है। विदेश के लोग आए हुए हैं, आप उनका सम्मान कीजिए। आपने विरोध, डट के विरोध कीजिए, पार्लियामेंट में विरोध कीजिए, पब्लिक में विरोध कीजिए कि इसकी वो ऑर्गेनाइजेशन ठीक नहीं थी, लोगों को कष्ट हुआ। लेकिन ये कमीज़ें फाड़ फाड़ के लोगों के सामने जाना, ये कोई तरीका नहीं है। ये भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है, क्षमा करें। आप इस पे और ओवरऑल सिनेरियो पे राहुल जी को कोई सजेशन देना चाहेंगे? अब वो मांगेंगे सजेशन तो मैं दूंगा। मैं जबरदस्ती नहीं देता किसी सर को एक क्वेश्चन ये जरूर आता है दैट ही इज मिसफिट फॉर पॉलिटिक्स, आपको लगता है? नहीं, मिसफिट तो नहीं है, तो वो भी सारे, ये लोग बच्चे तो सारे पॉलिटिक्स में ही पैदा हुए। मुझे तो जब राजनीति में आया तो राजीव और संजय भी छोटे छोटे थे, उनको भी लेकिन देखा, एक ये तो जो, बिल्कुल ही छोटे हैं ना उनसे। लेकिन जैसे आप 18 ईयर्स में आप रेडी थे, और कोई शायद 50 और 55 साल में भी रेडी नहीं हो पाता, वो तो देखिए, अपने कुछ इंट्रिंसिक। पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, अब भगवान की कृपा होती है। जी। मैं तो, मुझे लोग पूछते थे आपका सीक्रेट वेपन क्या है, अगर तो मेरा सीक्रेट वेपन ये है, ओम नमः शिवाय।
शंकर भगवान की कृपा, और कोई सीक्रेट वेपन मेरा नहीं है। अगर थ्रू आउट द हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री में, अगर आपको टॉप 3 पॉलिटिकल पर्सनालिटीज को रेट करना हो तो आप किनको करेंगे? देखिए, मैं मिला हूँ, महात्मा गांधी से मिला हूँ व्यक्तिगत रूप से, जी। जवाहरलाल जी से मिला हूँ, सरदार पटेल से मिला हूँ आरंभ में, और मौलाना आज़ाद भी बहुत बढ़िया आदमी थे। ये 3-4 व्यक्ति आरंभ में जो थे जी। वो थे। और अगर पीएम्स को रेट करना हो आपको? अब मैं रेट नहीं रेट क्यों करवाते हो मेरे से? नहीं मतलब नहीं, मैं रेट नहीं करवा सकता हूँ, मैं ऐसे ही बता रहा जी। हूँ कि हर एक ने अपनी ओर से किया। हम्म, मोदी जी भी दिन रात लगे हुए हैं। जी। ये कार्यक्रम जो देखिए, एआई का जो कार्यक्रम हुआ है, या ये विचार है विकसित भारत होना चाहिए, या सामाजिक सुधार होना चाहिए, स्वच्छ भारत अभियान, बहुत अच्छे अभियान चले हैं। लास्ट हम स्पिरिचुअलिटी पे आते हैं सर। आइए। आपको वेदों का ज्ञान है, आपने उपनिषद पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं। अगर यूथ को इन सब चीज़ों से कुछ सीखना है तो उनको क्या फॉलो करना चाहिए आज के वक्त में? कि क्या प्रैक्टिसेस इंपॉर्टेंट है या अपने आप को देखिए, समझना जरूरी जहाँ है? तक दर्शन का सवाल है, तो उपनिषद सर्वोपरि है हमारे। वेद के 4 हिस्से हैं, पहले तो वो वेद मंत्र हैं, फिर उसके बाद ब्राह्मण है, फिर अरण्यक हैं, फिर उपनिषद है। उपनिषद आर द सुप्रीम टेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म। भगवत गीता भी डेरिवेटिव टेक्स्ट है, वो भी श्रुति में आती है, जी। स्मृति में आती है, ये श्रुति है। तो अगर फिलॉसफी पढ़ना हो तो उपनिषद से शुरू करना चाहिए, और व्यक्तिगत रूप में दैनिक जो है वो कम से कम जो हमारे ये है कि कटु वचन मत बोल रे, किसी के साथ अन्याय नहीं करो, किसी के साथ जुल्म नहीं करो, जो हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स हैं। माता पिता की इज्जत करो, गुरु की इज्जत करो, और भाईचारा बनाए रखो, ये बातें तो हमें करनी चाहिए। ये जो शगाफ फिर से बढ़ रहे हैं ना समाज में, ये मुझे बात पसंद नहीं आ रही है। एक बार शगाफ बढ़ गया तो देखिए, भारतवर्ष के 3 टुकड़े हो गए, तो अब तो भारतवर्ष के टुकड़े तो नहीं होंगे कभी, लेकिन अच्छा नहीं है। एक समाज को इकट्ठा रखना अच्छा है। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन एक रैपिड फायर है, जिसमें और ये 5 मैं चीजें। बताऊँ आपको, मेरी सबसे बात हुई यहाँ, भागवत जी भी आए थे मेरे साथ यहाँ चाय पीने, और अब अमित जी भी आए हैं, वो सब आए हैं, तो मैं सबसे बात करता हूँ। कांग्रेस ही तो खैर आते ही रहते, जी। लेकिन मैं पिछले 2-5 वर्ष, देखिए मेरा पार्लियामेंट का टर्म 2018 में समाप्त हो गया। राज्यसभा। उसके बाद फिर वर्किंग कमेटी में मैं ड्रॉप किया गया, तो 19 से लेके अब समझिए आप 5-6 साल तो मैं करीब करीब पॉलिटिक्स से विड्रॉ हो चुका हूँ, एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं हूँ। लेकिन बोलता रहता हूँ, किताबें लिखता रहता हूँ, किताबें रिलीज़ करता रहता हूँ, लेक्चर करता रहता हूँ। ये तो मेरी रुचि रहेगी, दैट्स माय पर्सनल रुचि, नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, फार लेस पार्टी पॉलिटिक्स। हाँ, तो आप बताइए, रैपिड फायर। हाँ जी सर, आपकी फेवरेट बुक, उपनिषद। फेवरेट पोएम? पोएम तो लंबी है वो, श्री अरविंदो की पोएम है कॉल्ड हु, लंबी पोएम है। कोई एक स्टैंजा आप सुनाना चाहेंगे? आई कैन टेल यू द होल पोएम इफ यू प्लीज लाइक, सर। लेकिन वो 5 मिनट उसी में लग कोई जाएंगे। बात नहीं सर, हम रेडी, आपके पास वक्त होना चाहिए बस। In the blue of the sky and the green of the forest, whose is the hand that has painted the glow? When the winds were aroused asleep in the womb of the nature, whose has roused them and backed them to blow? He's lost in the heart and the cavern of nature. He's found in the brain where he builds up the thought. In the pattern and bloom of the flowers he is woven. In the luminous net of the stars he is caught. In the strength of a man, in the beauty of woman, in the laugh of a boy, in the blush of a girl, the hand that sent Jupiter spinning through heaven spends all his cunning to fashion a curl. These are his works and his ways and his shadows. But where is he then? By what name is he known? Is he Brahma or Vishnu, a man or a woman, bodied or bodiless, twin or alone?
We have love for a boy who is dark and resplendent. A woman is lord of us, naked and fierce. We've seen him amuse on the snows of the mountain. We've watched him at work in the heart of the spheres. We will tell the whole world of his ways and his cunning. He is rapture of torture and passion and pain. He drives us to sorrow, lures with his joy and his beauty again. All music is only the sound of his laughter. कैसा line है? All music is only the sound of his laughter. All beauty the smile of his passionate bliss. Our lives are his heartbeats. Our rapture the bridal of Radha and Krishna. Our love is their kiss. His strength that is loud in the blare of the trumpets. And he rides in the car and he strikes in the spears. He slays without stint and is full of compassion. He wars for the world in its ultimate years. In the sweep of the worlds, in the surge of the ages, ineffable, mighty, majestic and pure, beyond the last pinnacle seized by the thinker, he is throned in his seat that forever endure. The master of man and his intimate lover is close to our hearts every vision to see. We are blind with our pride and the pomp of our passions. We are bound in our thoughts where we hold ourselves free. It is he in the sun who is ageless and deathless, and into the midnight his shadow is thrown. When darkness was blind and engulfed within darkness, he was seated within it, immense and alone. Brilliant. बोलिए, Brilliant. favorite poem भी सुन लिया. Favorite place in J&K, sir? Verinag. I've been there. वो तो Verinag का वो है ना. Person you admire the most? Today living or Ever? well in politics it was Jawaharlal Nehru definitely. But otherwise, so many people I've met that I admire. I've met scientists, I've had friends, you know, Carl Sagan, other very famous scientists, they're all friends of mine. So I've admired a lot of people. Any regret? Nelson Mandela, I met also, I admired him. I have no regrets. Beautiful. I took my decisions. If I took a wrong decision, I paid for it. If I took a wrong medical decision, I paid for it. If I took a wrong commercial decision, I paid for it. So whatever I did, I paid for it, but I have no debts. One message for complete Bharatvarsh, sir. Don't lose faith in the nation. Keep faith in the nation, because this is a great nation. It has a great history and it has a great future. So without doing down any other nation, we must keep faith in our own nation, in the strength of our culture, and we must keep faith in the spiritual power within us. Because we don't believe the spiritual power is seated somewhere outside. Spiritual power is within us. ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति. उसके ऊपर आप faith रखें, कल्याण होगा. How do you want to be remembered yourself, sir? That I leave it to you. I will not say that. My biography is being released on the 6th of March. Close to your birthday. First time, close to my birthday. And there'll also be a release function in Jammu, probably on the 15th of March. So he can make, I can't say how I want to be remembered. Depends how people want. I hope they remember me fondly. Sir, it's been an extreme honor Thank to have you. conversation with you. Thank you. I've Thank you. enjoyed Thanks for your time, speaking sir. to you. Thank you very much.